मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग घटना चक्र का एनसीईआरटी सार को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पहला ये वीडियो आ चुका है, कल से ही हमने इसको स्टार्ट किया है। डेली एक वीडियो आएगा, 10 से 15 मिनट का एक वीडियो होगा। इसको आप जरूर देखिएगा। पूरा का जो पीडीएफ है इसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आप इस वीडियो को जो है टाइमली देखते रहिए और इससे लाभ उठाइए आने वाले सभी एग्जामों में, चाहे जैसे आरओ हो, ठीक है, चाहे पीसीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो। आपको पता है ये बहुत ही ऑथेंटिक होता है, घटना चक्र का है। तो आप हिंदी माध्यम से हैं तो जरूर इसको देखिए। अगर ये इंग्लिश माध्यम से तो भी देखिए, क्योंकि इसको मैं बाइलिंगुअल थोड़ी इंग्लिश में भी इसको बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं जहां से मैंने कल खत्म किया था। तो कल मैंने यहाँ से खत्म किया था, बोला था कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश नाम दिया गया और इन निवासियों को भरत संतति कहा गया है। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश के अखंड इकाई के रूप में देखा है, ठीक है। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि को उन्होंने सार्वभौम सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी संपूर्ण देश में राजनीतिक ढांचा कमोवेश एक जैसा रहा, ठीक है। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का भान अखंड भूमि के रूप में हुआ है, ठीक है। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी स्वीकारा है। वे सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए इन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम दे दिया, ठीक है। ठीक है, सिंधु नदी से हिंदू उन्होंने बोलना चालू किया, तो बाद में सिंधु नहीं बोल पाए तो इंडू, ठीक है, इंडस। इंडस से इंडिया, ठीक है। तो इंडिया जो नाम आया है सिंधु नदी से बिगड़े हुए नामों का दिया हुआ, ठीक है। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। कालांतर, काल के अंत मतलब कालांतर में यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ जो यूनानी पर्याय के निकट है, ठीक है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ है, ठीक है। देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व की 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी, ठीक है। आपको पता है जो अशोका के जो अभिलेख मिलते हैं वो भी प्राकृतिक भाषाओं में मिलते हैं, ठीक है। संपूर्ण देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि, देखिए जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि में ये लिखे गए हैं अशोक के जो क्या कहते हैं उनके अभिलेख हैं, ठीक है। आपने अभी पढ़ा था कल कि जल्दी कमेंट करके बताइए कि किस अभिलेख में अशोक ने क्या कहते हैं पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात की है, ठीक है। शांति और समरसता की बात की है, हार्मनी की बात की है। किस अभिलेख में? आपके अब पास ऑप्शन है 11, 12, 13 और 9, ठीक है। तो किस अभिलेख में किया है जल्दी आप ऑप्शन में बताइए, कमेंट में बताइए इसको। और अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, आपको वहां पे इसका उत्तर मिल जाएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाद में वह स्थान संस्कृत ने लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा की 4वीं सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुई, ठीक है। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। भारत के सांस्कृतिक मूल और चिंतन चाहे जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाए, उनका सारतत्व सारे देश में एक सा रहा है, ठीक है। ज्ञातव्य आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तमिल प्रदेशों में भी वैसे ही आह्लाद और भक्ति भाव से पढ़े जाते हैं जैसे काशी और तक्षशिला की पंडित मंडलियों में पढ़े जाते थे। भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यह एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई है। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ जो सारे देश में व्याप्त हुआ है, ठीक है, व्याप्त हो गई है। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए वे भी किसी न किसी वर्ण जाति में शामिल हो गए। वह व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे।
और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की भांति ही अपनी जाति के रीति रिवाजों पर पूर्ववत चलते रहे। ठीक है, यह बताता है कि जाति प्रथा कितनी मजबूत थी, कितनी एकदम मतलब दृढ़ थी। इतिहास किसी समाज या राष्ट्र को उसी पहचान देता है। इतिहास के इसी अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बाशम, जो कि 1914 से 1986 तक रहे, ने अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा है, अपने इतिहास के अधिकांश कालखंडों में भारत यद्यपि एक सांस्कृतिक इकाई बना रहा, पर साथ ही परस्पर संहारक युद्धों से छिन्न भिन्न होता गया। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, द पुस्तक द वंडर दैट इज इंडिया, दैट वाज इंडिया, किसके द्वारा लिखा गया? तो A.L. बाशम द्वारा लिखा गया। इसमें जो इन्होंने कहा, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो लाइन लिखी हुई है, अपने इतिहास के अधिकांश कालखंडों में भारत यद्यपि एक सांस्कृतिक इकाई बना रहा और साथ ही परस्पर संहारकों युद्ध से छिन्न भिन्न होता गया, कि किस इतिहासकार का कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? तो ऐसे ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। अतीत में भारत कुछ प्रमुख आपदाओं के प्रकोप समय समय पर होता रहा है, जिससे लाखों लोगों की जान गई है। ये आपदाएं, इसे अकाल पड़ गया, खाना पीना, बाढ़ आ गई, प्लेग आदि प्लेग बीमारी फैलती थी। ठीक है, आपको पता है ना, जो क्या कहते हैं 1918 में जो वो हैदराबाद मिल एसोसिएशन में गांधी जी ने भाग लिया था, उसका कारण क्या था? प्लेग एक कारण था। जन्म की असमानता को, यानी मनुष्य जन्म से ही छोटा बड़ा होता है, इस बात को यहाँ धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और निम्न कोटि के लोगों को जीवन सामान्यता कठोर था। समग्रतः हमारा विचार यही है कि प्राचीन विश्व के किसी भी अन्य भाग में मनुष्य के बीच और मनुष्य तथा राज्य के बीच के संबंध इतने अच्छे और मनोविचित नहीं रहे जितने भारत में थे। आदिकालीन किसी भी अन्य सभ्यता में दास इतनी कम संख्या में नहीं थे और किसी भी अन्य कानून की प्राचीन पुस्तक में उनके अधिकार इतनी अच्छी तरह सुरक्षित नहीं थे जितने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में थे। कौटिल्य ने, जो जिनको आज चाणक्य के नाम से जाना जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, इन्हीं की चंद्रगुप्त कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को, जो नंद वंश के 10वें और आखिरी राजा थे, उनको उखाड़ फेंका था। किसी भी प्राचीन विधि निर्माता के युद्ध में न्यायोचित व्यवहार की इतने उदात्त विचार प्रकट नहीं किए जितने कि मनु ने किए। आपको पता है मनुस्मृति कही जाती है, जो मनु कहते हैं, मनुष्य धरती के पहले व्यक्ति माने जाते हैं हिंदू क्या कहते हैं मान्यताओं के अनुसार। और मनु जो है, मनु से शब्द निकला मनुष्य, जो कहते हैं ना आज मनुष्य जो बोला जाता है, ये मनुष्य निकला है। मनु का जो मनुस्मृति है, मनु द्वारा लिखी गई, ये भारत का पहला कानून माना जाता है। अपने युद्धों के इतिहास में भारत में शायद ही कोई ऐसा प्रसंग आया हो कि नगरों में कत्लेआम किया गया हो या युद्ध न करने वाले नागरिकों को मौत के घाट पर उतारा गया हो। असीरिया के राज्यों को निरंतरता पूर्वक अपने बंदियों की जिंदा खाल उधड़वाने में जो पीड़ा सुख मिलता था, वैसे एक भी उदाहरण प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं मिलता है। भारत वाले इतने कठोर, इतने वो नहीं थे। इसमें संदेह नहीं है कि कभी कभार निर्दयता या अत्याचार का कोई इक्का दुक्का प्रसंग मिल जाता है, लेकिन अन्य पुरानी संस्कृतियों में हुई निरंतरतापूर्ण घटनाओं के मुकाबले में वह बहुत नरम है। हमारे लिए तो प्राचीन भारतीय संस्कृति की अत्यंत प्रभावशाली विशेषता उनकी मानवीयता है। ठीक है, मनुष्य निकला मनुष्य, और मनुष्य का विशेषण मानवीयता। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन। ठीक है, द एंशिएंट इंडियन वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। इतिहास का अध्ययन तो एक रोचक पहलू स्वयं इतिहास लेखन के इतिहास को जानना है। इससे हमको इस बात की झलक मिलती है कि बदलती व्याख्याओं से कैसे स्वयं इतिहास भी बदल जाता है। इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा, द ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडियन। ठीक है, किसी प्रकार की एक ही आधारभूत जानकारी और एक ही साक्ष्य का विभिन्न विद्वानों के हाथों में जाकर बिल्कुल भिन्न अर्थ हो जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन कब और कैसे शुरू हुआ और एक लंबे काल में विभिन्न मार्गों को तय करते हुए इसने किस प्रकार के उत्तरोत्तर प्रगति की। बहुत से विदेशी विद्वानों का मत है कि भारतीयों में इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी।
और इतिहास के नाम पर जो कुछ भी लिखा गया था वह बिना किसी अर्थ वाली कहानी से कुछ नहीं है। ठीक है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्राचीन भारत में इतिहास के ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया जाता था और इस उसे वेद के समान पवित्र माना जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी में जो लिखी गई है में राजा को यह सलाह थी कि उसे प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने में लगाना चाहिए। सोचिए, चाणक्य जो आज से 2000 वर्ष पूर्व थे, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है अपने अर्थशास्त्र में, 2500 साल पहले के चाणक्य। और आज उनकी जो ये आर्ट ऑफ वॉर, जो इनकी शिक्षा है, जो इनकी स्टेट के सिद्धांत है, क्या कहते हैं, मंडला थ्योरी है, आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, आप इनके बारे में जो क्या कहते हैं गूगल करिएगा, थोड़ा पढ़ने का अगर उत्सुकता हो तो आप इसको जरूर देखिएगा। इतिहास पुराण ज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया है अर्थवेद, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में। ठीक है, पुराणों के अनुसार इतिहास के विषय क्या है? ठीक है, पुराणों के अनुसार इतिहास के ये विषय है: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। ठीक है, सर्ग मतलब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये पुराण। जब आप कोई पुराण पढ़ते हो उसमें ये उसके अंग पाए जाते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं पुराण के अंग क्या हैं, पुराण के कंपोनेंट क्या हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। सर्ग में आप सृष्टि की उत्पत्ति पाते हैं, प्रतिसर्ग में सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रतिविकास, मनवंतर में समय के आवृत्ति, वंश में राजाओं और ऋषियों की वंशावली, वंशानुचरित में कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियां बताई जाती हैं। पौराणिक साहित्यों पर बड़ा विशाल और पौराणिक साहित्य बड़ा विशाल है और इसमें 18 मुख्य पुराण, 18 उप पुराण, अनेक ग्रंथ हैं। ध्यान देने योग्य है कि सभी पुराणों में राजवंशों का वर्णन अर्जुन के पौत्र परीक्षित के शासनकाल को आधारभूत संदर्भ बिंदु बेंचमार्क मानते हुए किया गया है। ठीक है, जो सभी पुराणों का जो राजवंश का है वो अर्जुन की जो पौत्र, मतलब अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित, ठीक है, के शासनकाल को आधारभूत माना गया है। ठीक है, पुराणों के संदर्भ में यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत में इतिहास को अतीत के प्रकाश पर वर्तमान और भविष्य में आलोकित करने का साधन समझा जाता था। इतिहास का प्रायोजन यह समझना और बताना चाहता था कि व्यक्तियों का परिवार के प्रति, परिवार का अपने वंश के प्रति, वंश का अपने गांव के प्रति और गांव का जनपद और राष्ट्र के प्रति और अंततः समूची मानवता के प्रति क्या कर्तव्य हैं और उनमें त्याग एवं बलिदान की भावना कैसे उत्पन्न की गई है। ठीक है, इतिहास के राजाओं, राजवंशों के नामों और उनकी उपलब्धियां आदि विशाल संग्रह नहीं समझा जाता था। इसे सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना जागृत, अवेकनिंग ऑफ कल्चरल एंड सोशल कॉन्शियसनेस करने का एक सशक्त साधन माना जाता था। शायद इसलिए वर्षा ऋतु में त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर प्रत्येक गांव, नगर में पुराणों का वाचन और श्रवण वार्षिक समारोह का एक आवश्यक अंग था। ठीक है, हो सकता है कि पुराण आधुनिक इतिहास लेखन की कसौटी पर खरे ना उतरे अथवा जिन्होंने इसे लिखा है उन्हें इतिहास के शिल्प विधान का ज्ञान हो, किंतु उन्हें अपने कार्य के प्रयोजन और स्वयं इतिहास के प्रयोजन की पूरी जानकारी थी। पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश की गई। F.E. पर्जिटर, H.C. राजचौधरी आदि ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज 324 ईस्वी में जो आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, उन्होंने 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो अब तक 6053 वर्षों में हुए थे। ठीक है, जब हम प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर लिखे गए इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दिशा में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों का है। ठीक है, भारतीय जो क्या कहते हैं, जो इतिहास लिखने का शुरुआत इनसे मिलता है, यूनानी लेखकों से मिलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास से लिखने वाले विदेशी लेखक थे हेरोडोटस, नियार्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, जेस्ट, प्लिनी एंड टॉलमी। ठीक है, लेकिन मेगास्थनीज को छोड़कर इन सभी ने भारतीय इतिहास को सही अर्थों में केवल सीमांतिक रूप से स्पर्श किया है। सबसे बेहतर मेगास्थनीज का माना जाता है, जिन्होंने क्या लिखा था, इंडिका। कौन सी बुक लिखी है इन्होंने, इंडिका।
ठीक है। उन्होंने सरोकार अधिकांश भारत के उत्तर पश्चिमी भागों और प्रधानतः उन क्षेत्रों से ही रहा जो फारस, पार्शिया और यूनान के क्षत्रपों के राज्यों के भाग में थे अथवा जहां सिकंदर का अभियान हुआ था। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में तत्कालीन साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन यह पुस्तक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। हमें जो मेगास्थनीज की जो इंडिका है, मतलब उन्होंने मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा और स्ट्रैबो और कुछ एरियन जैसे लोगों ने इंडिका के बारे में लिखा, और फिर हमें स्ट्रैबो और एरियन की चीजों से पता चलता है कि यहाँ कोई इंडिका नाम की बुक थी जो कि मेगास्थनीज लिखा है। ठीक है, हमें मेगास्थनीज द्वारा लिखी बातों का पता, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, डायोडोरस, स्ट्रैबो और एरियन के लेखों में शामिल उनके उदाहरणों और एग्जाम्पलों से पता चलता है। ठीक है, डॉक्टर श्वानवेक ने सर्वप्रथम 1846 में डायोडोरस, स्ट्रैबो और एरियन के लेखों में शामिल मेगास्थनीज के उदाहरणों को एक जगह संग्रहित कर प्रकाशित करने का कार्य किया था, और वर्ष 1891 में मैकिंडल महोदय द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। बहुत स्पष्ट है कि मेगास्थनीज को भारतीय समाज और सामाजिक व्यवस्था की बहुत कम जानकारी थी। उदाहरण के लिए उसने लिखा कि भारतीय समाज 7 जातियों पर आधारित था। ऐसा प्रतीत होता है कि मेगास्थनीज के लेखों में जो विसंगतियां पाई जाती हैं उनका कारण यह है कि उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था, वह भारतीय समाज का अंग नहीं था, इसलिए यहाँ के जनमानस से परिचित नहीं था। अलबरौनी ने अपने समय का एक महान विद्वान माना जाता है और गजनी के महमूद का समकालीन था। ठीक है, अलबरौनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अलबरौनी कौन था? उसका जन्म 1973 ईस्वी में मध्य एशिया में हुआ था। इसकी मृत्यु 1048 ईस्वी गजनी के वर्तमान अफगानिस्तान में हुआ था। विशेषता इसकी क्या थी कि इतिहास लेखन के दूसरे चरण का प्रारंभ इन्हीं के समय में था। ठीक है, इतिहास लेखन का जो दूसरा चरण था, पहला जो यूनानी लेखकों को ने लिखा और सेकंड जो इन लोगों ने लिखा। ठीक है, दूसरे चरण में प्रारंभ इन्हीं के समय में हुआ था। तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, ये 2 फैक्ट्स याद कर लीजिए, लिख लीजिए। तहकीक ए हिंद और या किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में की गई थी, किसके द्वारा? अलबरौनी के द्वारा। ठीक है, जब महमूद ने मध्य एशिया के कुछ भाग पर विजय प्राप्त की तो वह अलबरौनी को अपने साथ ले गया। मेगास्थनीज के विपरीत अलबरौनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों को सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। अलबरौनी का अध्ययन क्षेत्र क्या था? उन्होंने किस एरिया में, किस डायमेंशन में अलबरौनी ने पढ़ाई की? फिलॉसफी, रिलीजन, सोसाइटी, मेडिसिन, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड संस्कृत। ठीक है, तो ये चीजें हमको पता चलती हैं। अलबरौनी ने तुलनात्मक रूप से उन धार्मिक अथवा नस्ली पक्षपात से मुक्त होने का श्रेय दिया जा सकता है जो हमें उसके परिवर्तित मुस्लिम अथवा यूरोपीय लेखकों की कृतियों में देखने को मिलता है। अलबरौनी के बारे में देख लेते हैं। अलबरौनी भी कभी कभी अपने क्षोभ व्यक्त करता है। ठीक है, जब वह व्यंग्य पूर्वक यह कहता है कि हिंदू यह सोचते हैं कि उनके देश के जैसा अन्य कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उसके राजा जैसा कोई राजा नहीं, उसके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं। ठीक है, हिंदू यह सोचते हैं। इतिहास लेखन के अगले चरण का संबंध यूरोपीय हितों के मुख्यतः ईसाई धर्म प्रचारकों से है। ईसाई धर्म प्रचारकों के अधिकतर रचनाओं को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने और लिखने में उनकी अधिक रुचि रही है। ठीक है, उसके दोष दर्शाने अपने धर्म प्रचार संबंधित क्रियाकलापों के लिए भूमिका तैयार करने में थी। ज्ञानोदय होने के साथ साथ भारत के बारे में यूरोपीय इतिहास लेखन का एक अन्य दौर प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो आज के वीडियो हमको यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि लगभग 15 से 20 मिनट तक का ये वीडियो बन चुका है। तो अगला वीडियो जो मैं कल लेके आऊंगा एनसीईआरटी हिस्ट्री के सार का, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, ज्ञानोदय से स्टार्ट करेंगे हम इसको। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए, दूसरों तक शेयर कर लीजिए, इसको जरूर देखिए। ठीक है, तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।